हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सर्दी का बहुत अच्छे से मज़ा लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने अपनी पढ़ाई को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हमने बात की थी कुछ साइंटिस्ट के बारे में, जिनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने जूलॉजी को और बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया था, हम उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उनके योगदान से आज जो साइंटिस्ट एट प्रेजेंट टाइम जो अपना कार्य अपने जो है कि रिसर्च को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन सबको बहुत ही हेल्प मिल रही है। उस जो पास्ट में जितने भी खोज या फिर जितने भी इन्वेंशन हुए हैं साइंस में, या फिर हम बात कर रहे थे जूलॉजी और बॉटनी की, तो बायोलॉजी वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था, उनमें से कुछ जो बहुत ही मेन हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने 3 साइंटिस्ट की बात की थी। एक थे अपना जो है कि एंड्रियस वेसेलियस थे, विलियम हार्वे थे और रॉबर्ट हुक थे, और एक और साइंटिस्ट थे। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने रिवीजन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा था 3-4 साइंटिस्ट के बारे में हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे एंड्रियस वेसेलियस। इन्होंने क्या किया था, मानव शरीर की रचना का प्रयोगात्मक अध्ययन करके सन 1543 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। उसका नाम था ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अपनी इस बुक में इन्होंने बहुत ही डिटेल में हमको समझाया था शरीर की रचना के बारे में। किसकी शरीर की रचना के बारे में? मानव शरीर की रचना के बारे में। अब इन्होंने अपनी पढ़ाई को ऐसे ही नहीं पढ़ा था, इन्होंने प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों के बेसिस पे इन्होंने मानव शरीर की रचना का अध्ययन किया था और हमें समझाने की कोशिश करी थी कि मानव शरीर की जो रचना होती है वो कैसे होती है। तो बिकॉज ऑफ इनकी जो स्टडी है, इनका जो भी इन्होंने काम किया, उसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। तो जब हम फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एंड्रियस वेसेलियस की। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, मानव शरीर की रचना का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। तो जब भी हमें हमसे ये पूछा जाएगा हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, तो हमको ये बिल्कुल याद रहना चाहिए कि एंड्रियस वेसेलियस इज़ दैट साइंटिस्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड साइंटिस्ट की। तो जो सेकंड साइंटिस्ट है हमने पढ़ा था वो थे विलियम हार्वे। ये बहुत ही इमिनेंट साइंटिस्ट है इन जूलॉजी वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो इन्होंने 1628 में हमको ये बताया था कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में अगर कुछ पाया जा रहा है, इस तरीके की चीज़, कोई सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है जिसके बेसिस पे हमारा जो हार्ट काम करता है, हमें जो ब्लड में जो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं या फिर ऑक्सीजन का होता है, जिससे हमारी हर बॉडी पार्ट को सप्लाई होती है, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में हमको बताया जिसको हम जानते हैं परिसंचरण तंत्र के नाम से, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिजियोलॉजी पर भी कुछ वर्क किया था, एम्ब्रियोलॉजी में भी कुछ वर्क किया था, और वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यानी कि प्रयोग करके इन्होंने अध्ययन किया था। तो विलियम हार्वे बहुत ही इमिनेंट साइंटिस्ट हैं। तो जब भी ब्लड की हम बात करेंगे तो हम तुरंत बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने करी थी? ये की थी विलियम हार्वे ने। कब इन्होंने बताया था? 1628 में। देखिए, आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर चाहे वो इंटर हो या फिर बीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के होते हैं और बैंक के होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत ही पेट क्वेश्चन है, ये आते ज़रूर हैं कि विलियम हार्वे का जो योगदान है साइंस में वो किस तरीके का है, यानी कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, किसने हमें बताया था कि हाँ, हमारी बॉडी में जो है कि ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। तो विलियम हार्वे जो है कि आपके टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, ओके। अब हम तीसरे साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, जैकेरियस जैनसन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने पिता के साथ मिल करके एक जो है कि इन्वेंशन किया, ठीक है। अब वो इन्वेंशन क्या था? वो इन्वेंशन था कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का। अब ये माइक्रोस्कोप जो है कि जूलॉजी और बॉटनी को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो उसमें जो है कि हमें एनाटॉमी पे बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे, बहुत डीप लेवल पे हमें चीज़ों को जानना और समझना होता है। तो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जो है कि उसमें बहुत ही हेल्प करता है।
जब हम डिसेक्शन करते हैं जो है कि प्लांट का जो है कि सेल होता है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, या फिर कोई एनिमल है उसमें जब हम एनाटॉमी का जिक्र करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जो है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को पढ़ने और समझने के लिए। तो हॉन्स जैनसन और जेकेरियस जैनसन ने क्या बनाया, इन्होंने बनाया था कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। जहाँ भी हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो हम देखिए आपके माइक्रोस्कोप होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो जेकेरियस जैनसन ने स्पेशली किस पे वर्क किया था, इन्होंने वर्क किया था कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। इन्होंने बताने की कोशिश किया, इन्होंने इन्वेंशन किया, जो चीज़ दुनिया में नहीं थी इन्होंने वो चीज़ ईजाद करी, यानी कि बनाई। अब बनाया क्या, इन्होंने बनाया था कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। तो अब हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक की। अगेन रॉबर्ट हुक बहुत ही इमिनेंट साइंटिस्ट हैं इन जूलॉजी वर्ल्ड में। क्यों बहुत ही ज़्यादा इनका नाम है, बहुत ही ज़्यादा इनको सब रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों, इन्होंने बताया था कि व्हाट इज़ सेल। ठीक है, अब इन्होंने कुछ चीज़ देखी। अब कहाँ देखी थी, इन्होंने देखी थी मृत पादप कोशिका ऊतक में। अब ऊतक क्या होते हैं, ऊतक वो चीज़ होता है जो कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ठीक है, और जो ऊतक होता है कोई स्पेसिफिक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अब जो ऊतक होता है वही आगे चल के एक कोई ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो जैसे पादप है यानी कि पौधा है, उसकी मृत कोशिका में, कॉर्क में इन्होंने देखा था कि कोई स्ट्रक्चर पाया जा रहा है और उस स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दिया सेल्स का। ठीक है, अब वो सेल्स जो है कि इन्होंने देखा, किस में देखा, कॉर्क में देखा, यानी कि मृत पादप कोशिका में इन्होंने देखा। और इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई किस में, इन्होंने बताई माइक्रोग्राफिया बुक। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है क्या, माइक्रोग्राफिया। इन्होंने माइक्रोग्राफिया में अपनी जो है कि जो भी इन्होंने देखा, जो भी इन्होंने समझा, इसका जिक्र किया। तभी हम जान पाए कि हमारी जो बॉडी होती है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, वो कोशिका की बनी होती है। तो जब भी हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ सेल, तो हम ये जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल जो है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी बॉडी लिविंग बीइंग का जो है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गन होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिससे हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही बेसिक चीज़ हमें बताई थी एक लिविंग बीइंग के बारे में जानने और समझने के लिए। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी होती है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है सेल से। यानी कि जो सेल होता है वो जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग बीइंग की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है सेल से। सेल से ही हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हुआ होता है। अब हम बात करेंगे मार्सेलो मेलपीगी की। तो मार्सेलो मेलपीगी ने हमको क्या बताया, हमको इन्होंने ये बताया कि जो रक्त है और जो ऊतक है, अभी मैंने आपको बताया टिश्यू के बारे में, तो हम टिश्यू कहते किसको हैं, हम कहते हैं जब कई सारे सेल्स मिलकर जो है कि किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, तब हम उसको हम क्या कहते हैं, ऊतक। यानी कि सबसे पहले अगर हम सेल के डेवलपमेंट की बात करें या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की बात करें तो वो सेल से स्टार्ट होता है, और सेल के बाद का जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं ऊतक, और ऊतक के बाद का होता है ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक इंडिविजुअल बॉडी बना देते हैं। ठीक है, तो मार्सेलो मेलपीगी ने क्या अध्ययन किया, सूक्ष्मदर्शी अध्ययन, यानी कि बहुत ही डीपली इन्होंने अध्ययन किया रक्त के बारे में, ऊतकों के बारे में। ठीक है, और रेशम का कीट जिससे हम, एक ऐसा कीड़ा जिससे हम जो है कि क्या प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं, उसका, और मुर्गी का, यानी कि हिन के जो भ्रूणकी अध्ययन होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उस पर इन्होंने अपना काम किया। और कशेरुकियों यानी कि वर्टिब्रेट में जितने एनिमल पाए जाते हैं, या फिर हम कहें जितने भी लिविंग बीइंग पाए जाते हैं, उन पे देखिए उनमें जो है कि किडनी पाई जाती है। उस किडनी में कुछ ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, संपुट कहते हैं। तो क्योंकि इन्होंने संपुट को हम के बारे में हमें बताया, दैट्स वाई हम उसको क्या कहते हैं, मेलपीगी संपुट। इनके नाम पे जो है कि उसका नाम पड़ गया उस स्पेसिफिक ऑर्गन का। तो जो संपुट होता है उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड क्षमता है, यानी कि ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है, जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो संपुट में क्षमता है। उसके बाद ये हमारी जो है कि बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। तो जो वृक्क होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वर्टिब्रेट में। तो वर्टिब्रेट में अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो किडनी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पाया जाता है।
तो वृक्क में होता क्या है, वृक्क में होता ये है कि उसमें ब्लड जो है छनता है, प्योर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने काम किया था त्वचा की उपचर्म यानी कि एपिडर्मिस, यानी कि जो हमारी त्वचा होती है, एपिडर्मिस होती है, स्किन होती है, स्किन में पाई जाने वाली जो एपिडर्मिस होती है उसका इन्होंने जेनेटिक लेवल पे अध्ययन किया था, इसके बारे में बताया था। दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शिकी का पिता कहते हैं, क्योंकि मार्सेलो मैलपीगी ने सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किए थे। दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शिकी का पिता कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जॉन रे। अब जॉन रे ने क्या किया था, जॉन रे ने इन्होंने जो है कि क्या किया, 1693 में इन्होंने अपने जो भी इन्होंने काम किया था उसको प्रकाशित किया, और उसमें इन्होंने काम क्या किया था, पादपों, कीटों, सर्पों एवं चौपायों। चौपायों का मतलब क्या है, जो भी पालतू जानवर आपके यहाँ हैं जैसे गाय भैंस, उन्होंने क्या किया, इन सारी चीज़ों को, जितने भी लिविंग बींग के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्लांट और जो जितने भी कीट पाए जा रहे हैं, स्नेक पाए जा रहे हैं, जितने भी चौपाए पाए जाए, उनका वर्गीकरण इन्होंने किया था। और जो स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, स्पीसीज़ का प्रिंसिपल होता है, उसका प्रतिपादन इन्होंने किया था, यानी कि जाति का। तो जॉन रे ने किस पे काम किया, इन्होंने काम किया था वर्गीकरण पे, यानी कि टैक्सोनॉमी पे इन्होंने काम किया, और स्पीसीज़ का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब हम बात करेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी बहुत ही जूलॉजी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने किस पे अपनी स्टडी को किया था, इन्होंने किया था शुक्राणुओं, रुधिराणुओं, शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म्स, रुधिराणु यानी कि ब्लड वेसल्स और पेशी, ठीक है, इनके बारे में, प्रोटोजोआ, खमीर यानी कि ईस्ट, जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया, इन पर इन्होंने अध्ययन अपना किया। और हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में हम जानते हैं। किसके जनक के रूप में, माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। अब हम बात करेंगे बूफो के बारे में। बूफो ने अपनी जो है कि पुस्तक, जो कि 36 भागों में थी, कितने भागों में थी, ये थी 36 भागों में, ठीक है। इनमें उन्होंने क्या किया था, पादपों और जंतुओं का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया था। तो इनका भी योगदान जो है कि जूलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरी नेचुरली, जिसमें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था जंतुओं और पादपों का विस्तृत वर्णन किया था। अब हम अगेन बात करेंगे एक बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट की, जो बहुत ही फेमस हैं, इनका जो काम है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है कि टैक्सोनॉमी पे काम किया। इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ हमको दी जूलॉजी वर्ड में, या फिर हम कह सकते हैं कि जीवों के नॉमेनक्लेचर के बारे में। इन्होंने क्या किया, कोई भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल है या फिर कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसको इन्होंने द्विनाम पद्धति के रूप में जो है कि बांटा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी, अगर हम एज एग्जांपल हम बात करें, अगर हम मैंगो ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम उसको आम कहते हैं नॉर्मली, और लेकिन ये कई जगहों पे हो सकता है कई किसी दूसरे नाम से भी ये जाना जाता होगा, लेकिन जब हम वर्ड लेवल पे हम बात करेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम है, इन्होंने दो नाम दिए, एक जेनेरिक नेम, ठीक है, और हम अगर दो द्विनाम पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो एक उसका साइंटिफिक नाम होता है और एक होता है जो लोकली जानते हैं सभी लोग। तो साइंटिफिक नाम को हाँ पूरी दुनिया में उसी नाम से वो चीज़ जानी जाएगी, लेकिन लोकल नेम पे सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से उसको हम जानते और समझते हैं। तो दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लीनियस का नाम जहाँ भी आएगा वहाँ पे इनका नाम जो है कि टैक्सोनॉमी से रिलेट किया जाएगा और द्विनाम पद्धति से। तो 1749 में इन्होंने हमें ये द्विनाम पद्धति को दिया था, और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। तो जब भी एक नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें जो है कि किसी भी साइंटिस्ट को लेके क्वेश्चन आता है कि उसकी पुस्तक का नाम क्या था, तो आपको ऑप्शन 4 दिए होते हैं और आपको उसमें से सही आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो उसमें जो है कि 4 अलग अलग बुकों का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि जो है कि ये साइंटिस्ट किस बुक से रिलेटेड है, इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था। तो साइंटिस्ट के साथ साथ उसका वर्क, उसके बुक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे बैरोजॉर्ज कुवियर के बारे में।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में पढ़ाई की और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया और बताया कि कंपैरेटिव स्टडी यानी फिर कंपैरिजन करके इन्होंने बताया कि एनाटॉमी क्या होती है किसी भी लिविंग बीइंग की। सॉरी। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने काम किया था पैलेंटोलॉजी पे। अब हम पैलेंटोलॉजी यानी कि जीवाश्मिकी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही नया वर्ड है जब से हमने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है। तो जीवाश्म वो चीज़ होती है, अगर हम बात करें जो है कि जीवाश्म की, तो जीवाश्म हम किसे कहेंगे, जीवाश्म हम क्या कहते हैं कि उस चीज़ को कहते हैं जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं दफन हो जाता है, फिर चाहे वो नदी के तली में हो या फिर समुद्र के तली में हो या मिट्टी हो या फिर जो है कि पत्थरों के बीच में हो, तो उसमें जब उस डिसइंटीग्रेशन उसका होता है या फिर हम कहते हैं जब वो नेचुरल चीज़ों में वो डिवाइड हो जाता है यानी कि सड़ गल जाता है, तो कुछ बॉडी का उसका जो हिस्सा होता है, अगर जैसे कि हम बात करें अगर ह्यूमन बीइंग की, तो उसमें क्या बचेंगे, उसके जो मांस वांस होंगे वो सारे गल के जो है कि नेचर में विलीन हो जाएंगे, बट उसका जो बोन है वो बचा रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जीवाश्म। यानी कि सड़ने गलने के बाद जो भी चीज़ें बची रहती हैं वो एकदम से तो डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाएगी, वो धीरे धीरे, ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, तो उसका रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जो बचा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो इन्होंने हमें जीवाश्म के अध्ययन के बारे में बताया, इन्होंने पैलेंटोलॉजी की स्थापना करी और बताई कि जूलॉजी में एक पैलेंटोलॉजी ऐसा जो है कि ब्रांच है जूलॉजी का जिसमें हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। अब हम जो है कि बात करते हैं जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क की। तो ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं इन जूलॉजी वर्ल्ड, क्योंकि इन्होंने जैव विकास के पर काम किया था और इनका जो प्रथम बार इन्होंने जो अपना मत दिया उसमें इन्होंने लॉजिकली बताया और अपना जो है कि अपने व्यू को प्रतिपादित किया। किसमें प्रतिपादित किया, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी फिलॉसफिक जूलॉजिक। तो इनकी जो बुक थी इन्होंने उसमें डिटेल में बताया कि जैव विकास का सिद्धांत क्या है, जिसके बारे में हम अपने आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो लैमार्क की बात जहाँ भी आएगी हमको तुरंत ये पता होना चाहिए कि इनका नाम किस चीज़ से रिलेट होता है, ये रिलेट होता है जैव विकास से यानी कि इवोल्यूशन से। ठीक है, सॉरी, जैव विकास मतलब इवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं रीनी डूट्रो-सेट के बारे में। इन्होंने हमको बताया था कि जीव शरीर कोशिकाओं का बना होता है। रीनी डूट्रो-सेट ने हमको ये बताया, क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो जीव शरीर होता है वो किसका बना होता है, वो कोशिकाओं का बना होता है। तो जंतु एवं पादप कार्य की मुख्यतः किस पे, इन्होंने श्वसन पे यानी कि रेस्पिरेशन पे काम किया, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस पे काम किया। तो अभी हमने अपने पिछले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने कुछ न कुछ जानने की कोशिश की थी, जिसमें हमें ये पता चल गया था कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, और ये किस में, किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये भी हमने जाना और समझा था। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी क्रिया है जो प्लांट में केवल होती है। वो क्या क्यों होती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जो है क्लोरोफिल। तो पर्णहरिम को पाए जाने की वजह से फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो केवल प्लांट में होती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और आपको हमारे जो है कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनको जो है कि रेस्पायर करने के लिए यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। अब हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन का जो कार्यकाल रहा है या फिर हम कह सकते हैं जो उनका लाइफ हिस्ट्री रही है वो 1773 से लेकर 1858 तक की थी। अब उसमें इन्होंने 1831 में हमें ये बताया कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक क्या होता है। कोशिका द्रव्य में ब्राउनियन मूवमेंट जो होती है उसके बारे में इन्होंने हमें बताया। तो इनका जो रॉबर्ट ब्राउन को अगर हम जानते हैं तो किस लिए जानते हैं, हम जानते हैं क्यों, क्योंकि इन्होंने कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति के बारे में हमें बताया था। इन्होंने और भी काम किए थे, इन्होंने बहुत सारी पादप जातियों के ये खोजकर्ता भी हैं, बट स्पेशली हम रॉबर्ट ब्राउन को उनके जो है कि इस काम की वजह से जानते हैं कि उन्होंने केंद्रक के प्रेजेंस के बारे में हमको बताया था 1831 में। अब हम जानेंगे कार्ल अर्नस्ट वॉन वेबर के बारे में। इनका जो कार्यकाल रहा है या जीवन लाइफ साइकिल रही है वो 1792 से लेकर 1876 तक रही है।
अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने तुलनात्मक शारीरिकी एवं भ्रौणिकी का व्यापक अध्ययन किया। दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, आधुनिकी भ्रौणिकी के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं, कार्ल अर्न्स्ट वॉन वेबर को। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है एच ब्लिनी एडवर्ड्स। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने हमको ये बताया कि जो सेल होता है उसमें श्रम विभाजन भी होता है। श्रम विभाजन मतलब क्या, कि मतलब अब हमारी जो बॉडी होती है, अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तब जाके उसकी बॉडी का निर्माण होता है। अब वो सेल्स में भी डिवीज़न होता है, अब सेल्स में डिवीज़न होता है, उनका अलग अलग काम होता है। तो इस चीज़ को इन्होंने हमको बताया था कि सेल में भी श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कि सेल का भी कई सारे सेल होते हैं, तो उनका अलग अलग काम होता है प्रत्येक सेल का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि तुलनात्मक शारीरिकी कार्य की क्या होती है, इसका उन्होंने अध्ययन किया, और हमें साथ ही साथ हमें बताया कि श्रम विभाजन कोशिकाओं के बीच में भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे रिचर्ड ओवन की। रिचर्ड ओवन ने क्या किया, इन्होंने हमें बताया अंगों में समजातता और समरूपता के बारे, यानी कि होमोलॉगस और एनालॉगी के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और बताया कि व्हाट इज़ होमोलॉगस एंड व्हाट इज़ एनालॉगी। यानी कि जब हम होमोलॉगस की बात करेंगे तो होमोलॉगस होता क्या है, समजातता क्या होती है, समरूपता क्या होती है, ये कैसे जो है कि बॉडी ऑर्गन से रिलेट होते हैं अलग अलग जानवरों के, या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग, या फिर अगर हम एविस की बात करें, पिसीस के बारे में बात करें, तो कैसे ये होमोलॉगस वर्ड या फिर समरूपता वर्ड, एनालॉगी वर्ड, ये कैसे रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग से या फिर अलग अलग जानवरों से, अलग अलग लिविंग बीइंग से। तो हम जब होमोलॉगस या फिर समरूपता यानी कि एनालॉगी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये बायोलॉजी में ये जो टर्म है वो किस लिए है, किस चीज़ के लिए है। अब हम बात करेंगे M.J. स्लाइडेन और थियोडर स्वान। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कोशिका मत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार रिपीट होता है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका मत को किसने दिया था। तो आपका आंसर क्या होगा, स्लाइडेन एंड थियोडर ने। इन्होंने किसने कोशिका मत का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने दिया था स्लाइडेन एवं थियोडर स्वान ने। अब हम बात करेंगे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किस पे काम किया, इन्होंने काम किया था जैव विकास पे, जैसे लैमार्क ने काम किया था उसी प्रकार इन्होंने भी काम किया था। अब हम बात करेंगे सर ग्रेगर जॉन मेंडल की। अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस साइंटिस्ट का नाम, क्योंकि इन्होंने हमें जेनेटिक्स के बारे में बताया, इन्होंने हमें अनुवांशिकी के बारे में बताया, अनुवांशिकी के नियम के बारे में बताया। इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए और बताया कि अनुवांशिकी होता क्या है, वंशागति क्या होती है, कैसे जो है कि एक ऑर्गेनिज्म का लक्षण कैसे उसके माता पिता से मिलता जुलता है, कैसे डिफरेंट होता है, कैसे वो डिफरेंट होता है, कैसे मिलता जुलता रहता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन कैसे लक्षण प्रभावित होते हैं, कैसे नज़र आते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि कैसे ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्होंने हमको बताया था जेनेटिक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आगे जंतु विज्ञान के उपखंड के बारे में। तो जंतु विज्ञान की अगर हम विषय सामग्री में तीव्र विस्तार के कारण इसे कई विभिन्न उपखंडों में बांट दिया गया है। कुछ प्रमुख उपखंड निम्नवत हैं, जिसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो अलग अलग उपखंड कौन कौन से हैं, और बहुत डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और सर्दी यानी कि विंटर को एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।